बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इसमें हमने एसी सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को R से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड्स आप डिवाइड कर दो तो वोल्टेज को जब R से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, करंट। तो इसी तरह से हम पीक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये जो ई नॉट बाई आर है ये करंट की क्या है, पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस इक्वेशन में देखो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ से रिलेटेड थी, सेकंड इक्वेशन करंट से रिलेटेड है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी था, यहाँ भी साइन ओमेगा टी था, तो दोनों सेम फेज में हैं। जो चेंजेस ईएमएफ में हो रहे हैं सेम चेंजेस आई में भी हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेम फेज में हैं या दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। आर का जो बिहेवियर होता है वो एसी और डीसी दोनों के लिए सेम होता है। इसका मतलब अगर हम डीसी या एसी के साथ आर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही केसेस में जो रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इनके ग्राफ्स और फेजर डायग्राम। ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें जो अपर कर्व है जिसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है वो ईएमएफ को शो कर रही है। तो ये ईएमएफ की पीक वैल्यू हो गई ई नॉट, नीचे की तरफ माइनस ई नॉट। जो स्मॉलर कर्व है वो करंट के लिए है और आई नोट क्या है, करंट की पीक वैल्यू। तो देखो सेम चेंजेस हो रहे हैं। 0 टाइम के ऊपर दोनों 0 थे, T/2 टाइम के ऊपर फिर से दोनों 0 हैं, सेम टाइम पे दोनों नेगेटिव हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि दोनों का फेज क्या है, सेम है। ये होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम करंट और वोल्टेज दोनों को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं। हमने बड़ा वेक्टर बनाया ई नॉट के लिए, उसी डायरेक्शन में उसी लाइन के ऊपर एक छोटा वेक्टर बनाया आई नॉट के लिए। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, ओमेगा टी। तो ये दोनों सेम फेज में है। तो ये हमने फेजर डायग्राम शो कर दिया और ये सिंपल ग्राफ शो कर दिया। अब हम बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इसमें हमने इंडक्टर का सर्किट सिंबल ले लिया, L इज़ द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, उसको एसी से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ में आप देख रहे होगे कि दोनों कर्व अलग अलग जा रही हैं, मीन्स सेम टाइम पे सेम चेंजेस नहीं हो रहे। ईएमएफ तो 0 टाइम पे 0 है लेकिन करंट 0 टाइम पे कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको ये चेंज नज़र आ रहा है ना, करंट तो यहाँ के 0 हो गया लेकिन उस समय ईएमएफ क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। तो कहने का मतलब ईएमएफ आगे चल रहा है, लीड कर रहा है और करंट उसको लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो जब हम डेरिवेशंस करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि जो वोल्टेज है इंडक्टर की वोल्टेज वो इंडक्टर के करंट को लीड करती है बाय ए फेज ऑफ π/2। हमने ईएमएफ ले लिया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज दिस इज द चेंजिंग ईएमएफ। ड्यू टू दिस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन आवर सर्किट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल होती है, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने इसका नेगेटिव ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, L di/dt। दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से di को सेपरेट कर लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो di का इंटीग्रेशन i, कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने बाहर ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ई नॉट बाय ओमेगा एल आ गया, माइनस साइन को बाहर ले लिया। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस साइन को भी अंदर ले गए। तो इसमें हमारे पास क्या मिला हमें, ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर हम यहाँ देखें कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब हम साइन को 1 के इक्वल रखते हैं तो हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2a। 2a की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2।
अगर हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ईएमएफ है वो करंट को लीड कर रहा है बाय ए फेज ऑफ π/2। जैसा कि हमने इंडक्टर के केस में देखा कि वोल्टेज करंट को लीड कर रही है, कितने एंगल से 90, तो इसको हमने फेजर डायग्राम में शो कर दिया। ई नोट की डायरेक्शन वही रखी हमने पहले जैसी, लेकिन अब आई नोट को हमने पीछे दिखा दिया, कितने एंगल से, 90 एंगल से, तो इसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमें इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मिल गई, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम आई नोट वाली इक्वेशन से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, आई नोट से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल गई आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारी जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है, या हम कह सकते हैं जो करंट है वो लेग बिहाइंड द वोल्टेज है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल है XL। हमारे पास एक इक्वेशन आई थी 2A इक्वेशन को हम ओम्स लॉ से कंपेयर कर देंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो ओमेगा एल है ना वो किसको शो कर रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, और अगर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू पुट करें तो क्या हो गया, 2 पाई न्यू इंटू एल। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। अगर हम डायरेक्ट करंट के लिए न्यू की वैल्यू को 0 कर दें तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो प्योर इंडक्टर्स हैं वो डीसी के लिए कोई भी रिएक्टेंस ऑफर नहीं करते, या इंडक्टर डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर एक्सएल की यूनिट्स क्या होंगी, ओमेगा की यूनिट पर सेकेंड, एल की यूनिट हेनरी, हेनरी को हमने लिख दिया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब सेकेंड कैंसिल हो गए, वोल्ट पर एम्पियर तो ओम होता है। इसका मतलब एक्सएल की यूनिट वही है जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट है, दैट मीन्स ओम। हम डिस्कस करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अब हमारे एसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब हमने फिर से अल्टरनेटिंग ईएमएफ ले लिया, ए इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जब हम ईएमएफ को कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे तो एक करंट का फ्लो होगा, वो करंट हमारी कैपेसिटर प्लेट्स को चार्ज करेगा, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण जनरेट हुआ, ईएमएफ के कारण। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर E और Q बाई सी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने E को Q बाई सी के इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी साइन ऑफ ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो डी क्यू बाई डी टी निकाल लेंगे हम। कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट, हम ओमेगा सी को नीचे ले गए, 1 बाय ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब साइन ऑफ एंगल 1 के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय अ फेज ऑफ π/2। तो हमने ग्राफ में क्या शो किया, ई नॉट वहीं का वहीं दिखाया है, लेकिन करंट को आगे दिखा दिया 90 के फेज से। तो यहाँ पर हम फिर से सेकेंड इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो करंट आता है। तो इसका मतलब यहाँ 1 बाय ओमेगा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू है 1 बाय ओमेगा सी। वैल्यू पुट कर दी 2 पाई न्यू इंटू सी, इसकी यूनिट भी ओम है। अब डीसी के लिए न्यू की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब एक्सी क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो दीज कैन ब्लॉक द डीसी, अपने में से डीसी को पास नहीं होने देते। और जितनी हाई फ्रिक्वेंसी की एसी होगी उसको कैपेसिटर आसानी से अपने में से पास करने देता है, फ्लो करने देता है।